हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज आए हैं हम आपके पार्ट 5 को लेके। ये लास्ट यूनिट है आपकी बेसिकली बिजनेस मैनेजमेंट की, और इसके बाद जो फुल सिलेबस है आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको देखने को मिलेगी मैराथन। ठीक है, उस मैराथन में मैं सारी यूनिट्स कंबाइन करके आपको दूंगी, जिससे भाई पेपर है तो इधर उधर ढूंढने में समय ना बर्बाद करो। एक बार रखो, उसको पूरा देखो, ख़त्म करो, पेपर देने जाओ, रिवाइज करके ऑल डन। राइट। सो प्यारे बच्चों, काम एक कर दो। क्या मैम, क्या काम कर दें बेटा? इसमें लाइक टारगेट 500 प्लस करवा दो, ये आप कर दो। बाकी देखो मैंने कितनी मेहनत से आपको यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 मतलब पूरा सिलेबस मैंने आपका कवर कराया है पूरी जिम्मेदारी के साथ, और आपको मैराथन भी दे रही हूँ जिससे आपका ही काम हल्का हो जाए। ठीक है, तो जब मैं इतना आप लोग के लिए कर रहे हो तो आप लोग मेरे लिए क्या कर रहे हो? अभी तो मैम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बेटा कर दो। आप लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, उनसे कह दो कि भाई यार लाइक कर दो। ठीक है, अपनी मैम है, अपनी दीदी है, वीडियो लाइक कर दो उनका। ठीक है, और देख लो, पढ़ लो, तुम भी पेपर में पास होना है कि नहीं। ठीक, उनको भेज दो। और चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करें? ओके। तो देखो इसमें है क्या, इस यूनिट में आप समझोगे कंट्रोलिंग क्या होती है। क्या समझोगे? कंट्रोलिंग क्या होती है। अभी क्या होती है कंट्रोलिंग? एग्जाम्पल बताओ रियल लाइफ से, कुछ सोचो क्या होती है कंट्रोलिंग। कहते हैं मैम वो मुझे कंट्रोल कर रहा है, मैम वो मुझे कंट्रोल कर रही है। कौन कंट्रोल कर रहा है बेटा? क्या है कंट्रोलिंग? देखो सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। आप थोड़ा सा मैं फन वे में जाना चाह रही हूँ, बट आई थिंक कोई ना कोई ऑफेंड ना हो जाए, इसलिए मैं नहीं जाऊँगी। मान लो हम नॉर्मल आएंगे, हम पेरेंट्स की बात लेते हैं। हाँ, जैसे आपकी मम्मी है, ठीक। आपकी मम्मी आपको बताती हैं कि देखो ये ऐसे करना है। जैसे दिवाली आ रही है तो बताएंगी घर की सफाई ऐसे होनी है, वैसे होनी है, वो कोना ऐसे साफ कर दो, ये जाले यहाँ से हटा दो, ठीक है, वो मंदिर ऐसे कर दो, बाहर झाला लगा दो। आपको उन्होंने बता दिया ये करना है। अभी उन्होंने बता दिया ये ऐसे ऐसे होना है, बिल्कुल साफ दिखना चाहिए, झालर प्रॉपर लगनी चाहिए, सीक्वेंस में जलनी चाहिए, और कोना ऐसे साफ होना चाहिए, एक भी दाग ना रहे। सब बता दिया उन्हें क्या करना, और ये भी बता दिया कि कैसे करना है। ठीक, आपको पता है। अभी आप क्या करोगे? जैसे बताया है वैसे, या अपनी मर्जी से काम करोगे। अरे मम्मी क्या यार, कर दे रहा हूँ ना, कर रहा हूँ ना, करा, दोस्त बुला लिया, झाला लगाई, आदि और भाग गए। अब मम्मी आएंगी, देखेंगी कि आपको जो उन्होंने कहा था आपने किया है कि नहीं किया है। देखा, अरे बाहर तो झाला से आधी लगाई हुई है, कोने तो इसे बिल्कुल ही साफ नहीं किए हैं। फिर वो आपको बुलाएंगे और कहेंगे कि ये तुमने क्या किया, हमने तुम्हें क्या कहा था। फिर आप सोचोगे अरे हमने तो, मम्मी ने तो ये कहा था, और हमने क्या किया है, हमने तो अपने हिसाब से किया है। फिर क्या होगा? फिर आपको डांट पड़ेगी, मार भी पड़ सकती है, हो सकता है आप घर से ही निकाल दिए जाओ कुछ क्षण के लिए, जब तक वो साफ नहीं हो जाता। और फिर जब आप आओगे तो पूरा दिन आपको उतारना पड़ेगा कि इस लड़के ने कुछ नहीं किया, इसको जो बोला था इसने नहीं किया, ये फ़ोन चलाता है, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। तो यही है कंट्रोलिंग कि मैनेजर क्या करता है, स्टैंडर्ड सेट कर देता है। जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स या जो भी आपके ऊपर है टॉप अथॉरिटी, वो क्या करता है, स्टैंडर्ड सेट कर देता है काम को लेके कि ऐसे ऐसे चीज़ें होनी है। देखो भाई, ठीक, उसने आपको बता दिया कि परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड ये है, आपको ये करना है। लाइक 500 यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करनी है बिना मटेरियल वेस्टेज के। अभी आपने क्या किया, आपने 200 यूनिट प्रोड्यूस की। परफॉर्मेंस मतलब स्टैंडर्ड सेट हो गए। एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब जो आपने किया, ठीक है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो वो चाह रहा था कि आप करो, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो आपने किया, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं कि भाई क्या स्टैंडर्ड से मैच हो रही है, एक्चुअल क्या जो कहा था वही किया है, नहीं किया है तो हम क्या करेंगे, एक्शन लेंगे, स्टेप्स लेंगे, जिससे हम वो चीज़ सही कर पाएँ। तो यही क्या है कंट्रोलिंग, कि सबसे पहले क्या होता है, ये प्रोसेस है। प्रोसेस क्यों? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पहले हम स्टैंडर्ड बताएंगे, फिर परफॉर्मेंस होगी, फिर हम परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, देखेंगे स्टैंडर्ड के हिसाब से हुई है या नहीं हुई है तो गुड, और नहीं हुई है तो फिर हम उसको ठीक करेंगे। ठीक, तो हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब एक प्रोसेस है जिसमें आप मॉनिटर करते हो, इवेल्युएट करते हो एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो भी परफॉर्मेंस हुई है उसको हम क्या कर रहे हैं बेटा, उसको हम इवेल्युएट कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। हम मॉनिटर कर रहे हैं मतलब हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे करा है, उसको इवेल्युएट कर रहे हैं कि किस हिसाब से वो चीज़ें हुई हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। किससे करेंगे मैम? प्लान्ड गोल से, मतलब कि स्टैंडर्ड से जो हमने सेट किया। स्टैंडर्ड मतलब क्या? ये बेंचमार्क सेट कर दिया कि इतना होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए।
तो हम बेंचमार्क को स्टैंडर्ड से या कह सकते हैं प्लान्ड गोल्स जो हमने पहले से प्लान कर रखा है ऐसे से होना चाहिए, उससे कंपेयर करेंगे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को, और देखेंगे कि सही है कि नहीं, और नहीं है तो करेक्टिव एक्शन लेंगे इफ रिक्वायर्ड, नहीं है तो इफ रिक्वायर्ड तो हम क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे। मतलब व्हाट वी विल डू, वी विल कंपेयर, क्या कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को। एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप लिख सकते हो हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, ठीक है, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। What we'll do, it is a process of monitoring the actual performance. We are monitoring and evaluating the actual performance and comparing it with the standard performance and taking corrective action. अगर इसमें डिफरेंस है, what we will take corrective action. Corrective action मतलब सही करने के action. And we will take corrective actions if required. ठीक है, समझ गए आप? It makes sure that organization is moving in the right direction as per the plan. Of course, अगर आप सही से कर रहे हो, चीज़ें वैसे हिसाब से जा रही है जैसे आपको बताया गया था, तो क्या होगा बेटा, तो यही होगा ना कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, सही कर रहे हो, आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो और जो प्लान में था भैया वही कर रहे हो, ठीक है। ये इंश्योर करने के लिए, ये मेक श्योर करने के लिए कि जो बोला गया था वैसा कर रहे हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, देखते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है, जो कहा था वैसा कैसा है। अगर वो दोनों मैच हो रहा मतलब वो राइट डायरेक्शन में काम कर रहा है, मैच नहीं हो रहा तो गलत डायरेक्शन में काम कर रहा, ठीक करवा लेंगे, ठीक। जैसे एक शू कंपनी है, उसने टारगेट दिया था कि आपको क्या करना है, 10,000 पेयर शूज बनाने हैं, ठीक है, एक मंथ में 10,000 पेयर ऑफ शूज बनाने एक मंथ में। एक्चुअली कितना प्रोडक्शन हुआ, 85,500, इतना ही उसने प्रोड्यूस किया। लोगों ने एक महीने में कितना प्रोड्यूस हो पाया, 8,500। क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के इक्वल है, जो मैंने कहता वही हुआ है? नहीं मैम, नहीं हुआ है। आपने 10,000 का था और प्रोडक्शन सिर्फ 8,500 का हुआ है। देयर इज अ गैप ऑफ 1,500। सो कंट्रोलिंग क्या कर रही है बेटा, कंट्रोलिंग का पहला स्टेप क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, मॉनिटर करना एंड देन कंपेयर करना स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, ठीक है। मतलब कंपेयर मतलब देखना कि जो टारगेट था और एक्चुअल है वो क्या है, और अगर देयर इज अ शॉर्टफॉल एंड इफ देयर इज अ शॉर्टफॉल, फिर वो क्या करेगा, रीजन जानने की कोशिश करेगा कि क्यों वो शॉर्टफॉल है। क्या मशीन टूट गई थी इसलिए 1,500 नहीं बन पाया, क्या वर्कर्स की कमी पड़ गई थी, वर्कर बीमार हो गए थे, वर्कर्स छोड़ के चले गए थे तो दिक्कत आई। फिर क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे। करेक्टिव एक्शन मतलब ठीक करने के लिए एक्शन लेंगे। मतलब हो सकता है भाई मशीन वर्कर्स नहीं थे तो टेम्परेरी वर्कर हायर करके उसको ठीक करवा लेंगे, मशीन टूट गई थी तो मशीन रिप्लेस करवा लेंगे और अपना जो भी टारगेट है वो पूरा कर लेंगे, ठीक है, समझ में आया? व्हाट इज कंट्रोलिंग, कंपेयरिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इवैल्यूएटिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, comparing it with the standard performance, and if there is a difference or shortfall, then taking corrective action, okay, और टेकिंग करेक्टिव एक्शन इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। अभी आती है इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस क्या मतलब क्यों कंट्रोलिंग कर रहे हैं, आपकी मम्मी ने आपको क्यों कंट्रोल किया बेटा, क्योंकि अगर गलतियां हैं तो ठीक हो जाएंगी ना। अभी आपने कभी मान लो स्टैंडर्ड सेट कर दिया और मैं कभी देख ही नहीं रही हूँ कि हाँ वो वैसे कर भी पा रहे हैं जैसे मैंने कहा था, मान लो मैं नहीं देख रही तो क्या मुझे पता चल पाएगा कभी कि कोई गलतियाँ हो रही हैं या कमियाँ हैं और मैं एक्शन ले पाऊँगी सही करने के लिए? नहीं ले पाऊँगी ना। इसीलिए ज़रूरी है कि भाई आपने जो प्लान में बता दिया कि ये ऐसे ऐसे होना है, आप देखो कि क्या वो वैसे वैसे हो रहा है तो ठीक है, और नहीं हो रहा है तो रीजन पता करो, उसको ठीक करो, ठीक। पहला क्या है, रीड करिए। ओके, फर्स्ट इज हेल्प इन अचीविंग गोल्स। गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। कैसे भाई, स्टैंडर्ड सेट किया था ना कि ये ही होना चाहिए, ये नहीं हुआ है तो हम ठीक करेंगे ना, फिर वो अचीव कर लेंगे। तो कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच करेगी प्लान गोल के साथ। अगर टारगेट सेट किया गया कि 5,000 मोबाइल बेचने हैं तो कंट्रोलिंग चेक करेगी सेल्स रिपोर्ट को कि क्या 5,000 बिके हैं कि नहीं, और नहीं बिके हैं तो क्यों नहीं बिके हैं, और फिर ठीक करेगी उस चीज़ को ताकि टारगेट पूरा हो जाए। इंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जब आपको कोई कंट्रोल कर रहा होता है ना तो आप चीज़ों को सही करते हो क्योंकि आपको पता है कोई देख रहा है, नहीं देख रहा है तो फिर अपनी मर्जी से करते हो। तो बाय मॉनिटरिंग मैनेजर अवॉइड वेस्टेज ऑफ मैन मनी एंड मटेरियल। जब लोगों को पता है, लेबर को पता है भाई मैनेजर देख रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, देख रहा है, वो हमारी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, तो क्या करेगा, सही करेगा कि गलत करेगा? सही करेगा मैम, क्योंकि उसको डर रहेगा अगर उसने पकड़ा तो फिर हम गए। तो क्या होता है, कंट्रोलिंग इंश्योर करता है आपका कि
जो भी मिस्टेक है, जो भी वेस्टेज है मैन और मशीन मटेरियल का, वो ना हो। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन फैसिलिटेट करता है, मतलब कंट्रोलिंग ब्रिंग ऑल डिपार्टमेंट इन वन लाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, मतलब कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि सारे डिपार्टमेंट एक साथ कोऑर्डिनेट करें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर मार्केटिंग प्रमोट कर रहा है बहुत ज़्यादा लेकिन प्रोडक्शन ही लो है तो डिफरेंस आ जाएगा और चीज़ें नहीं होगी। तो कंट्रोलिंग बैलेंस करेगा, मतलब कंट्रोलिंग देखेगा कि मार्केटिंग का टारगेट क्या है। मार्केटिंग का टारगेट है भाई कि आपको बहुत ज़्यादा प्रमोट करना है क्योंकि हमें सेल 10,000 की पूरी करनी है, बट मैनेजर देख रहा है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 10,000 तो प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहा है, वो तो स्टैंडर्ड को पूरा ही नहीं कर रहा है। तो कंट्रोलिंग क्या करेगा, बैलेंस बनाएगा, इन लोगों को कोऑर्डिनेट कराएगा कि प्रोडक्शन वालों आप प्रोड्यूस करिए क्योंकि मार्केटिंग वाले अपना बेस्ट दे रहे हैं, आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस में डिफरेंस आ रहा है, हम वो ठीक करवाएंगे जिससे मार्केटिंग का गोल और प्रोडक्शन का गोल दोनों पूरा हो और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो हम अचीव कर ले जाएं। नेक्स्ट इज इम्प्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन। जब परफॉर्मेंस को हम मेजर्ड करते हैं, किससे मेजर करते हैं, हम स्टैंडर्ड के हिसाब से मेजर करेंगे, हम बताएंगे। तो अगर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ को प्रेस करेंगे कि वेरी गुड, 10,000 का टारगेट दिया था 10,000 बना लिया, वेरी गुड, रिवॉर्ड देंगे उसको, ठीक, मोटिवेट करेंगे कि बेटर करो। क्या एक बात बताओ, क्या ज़रूरी हमेशा ऐसा ही हो कि टारगेट हमेशा जो पूरा कर रहा है वो हमेशा कम ही आएगा? मैम हो सकता है कि 10,000 बोला गया और उसने 10,500 बना दिए, तो फिर क्या वो डिफरेंस नहीं है? उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, उसके लिए कुछ कंट्रोल नहीं करेंगे? बेटा तब भी करेंगे, तब भी जानेंगे कि 500 ज़्यादा क्यों बन रही है। ऐसा तो नहीं है कि वर्कर ज़्यादा बनाने के चक्कर में मटेरियल वेस्ट कर रहे हैं तो फिर हम उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक। तो दोनों डिफरेंस आ रहा है स्टैंडर्ड से तो करोगे, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, ठीक। नेक्स्ट इज हेल्प इन टैकलिंग चेंजेस। कंट्रोलिंग मेक्स ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल बाय सजेस्टिंग करेक्टिव एक्शन इन चेंजिंग कंडीशन। मान लो कोई कंडीशन बदल गई, ठीक, और एक्शन भी आपको बदलने पड़े, तो कंट्रोलिंग एंश्योर करती है कि एक्शन को आप चेंज करो एज पर द कंडीशन। मतलब ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं उसी के हिसाब से ही आपको करना है हमेशा। हो सकता है कि चीज़ें बदल गई हों तो फिर हम चीज़ों में बदलाव भी लाएंगे, स्टैंडर्ड को भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी देता है ये, ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड सेट किए तो परफॉर्मेंस हमेशा उसी के हिसाब से होना चाहिए। मान लो कंडीशन बदल गई, टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई, अभी उतना नहीं हो सकता नई टेक्नोलॉजी के साथ, तो हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करता है। कंट्रोलिंग आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट ला के दे देता है कि देखो एक्चुअल परफॉर्मेंस ये हुई है, तो मैनेजर देखता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड के हिसाब से हुई है नहीं हुई है, और अगर नहीं हुई है तो मैनेजर डिसीजन लेगा कि कैसे हम सही कर सकते हैं, या कैसे ज़्यादा हुई है तो उसको हम रीज़न पता करें, या उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर हमें नेक्स्ट टारगेट सेट करना है कि हाँ भाई इतना तो ये लोग अचीव कर ही ले रहे हैं, अभी और ज़्यादा टारगेट सेट कर सकते हैं, तो डिसीजन जो भी लेना हो वो ले पाएगा। एक्ट एज अ टूल फॉर मैनेजरियल फंक्शन। जितने भी फंक्शन है बेटा, लाइक प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, डायरेक्टिव हो, ये सब तभी इफेक्टिव होते हैं जब कंट्रोलिंग रिजल्ट चेक करता है। देखो आपने प्लान बनाया, प्लान में आपने टारगेट सेट किया 10,000, एम्प्लॉयज कितनी भी कोशिश कर रहे हैं तब भी वो 9,000 बना पा रहे, 9 से ज़्यादा नहीं बन रहा। आपने जो टारगेट सेट किया ना वो अनरियलिस्टिक सेट कर दिया, आपने इतना स्टडी नहीं किया, आपने अनरियलिस्टिक सेट कर दिया, तो मैनेजर और जिन्होंने भी सेट किया है प्लानिंग की स्टेज पे उनको एक फीडबैक मिल जाएगा कि देखिए आप इस तरीके से चीज़ें मत सेट करिए, थोड़ा सा टारगेट को एनालाइज करके सेट करिए, ठीक। तो एक तरीके से ये हो सकता है, एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं कि इससे पता चल जाएगा टॉप लेवल को कि किस तरीके से हमें चीज़ों को बेटर करना है। और जब आपको पता होता है कि परफॉर्मेंस की स्टैंडर्ड प्लानिंग में सेट हुए हैं, उसी हिसाब से आप उनको रिसोर्सेज देते हो, उसी हिसाब से आप उनको डायरेक्शन देते हो, सुपरवाइज करते हो, और फिर भी अगर चीज़ें स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रही है, आपने सब कुछ दिया, आपने प्रॉपर डायरेक्शन दिया, प्रॉपर मोटिवेशन दिया, प्रॉपर कम्युनिकेट किया, प्रॉपर उनकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप करी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन सही से किया, डायरेक्शन सही से दिया, प्लानिंग भी सही से की, फिर भी कंट्रोलिंग नहीं सही से हो रही है, या फिर भी परफॉर्मेंस वैसे नहीं जा रही जैसे हमने सेट की थी, तो हम उसको फिर देखेंगे कि क्या कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसको ठीक करेंगे। तो बाकी सारे फंक्शन तभी सही होंगे इफ़ कंट्रोलिंग चेक देयर रिजल्ट। अगर कंट्रोलिंग देखेगी कि क्या अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी वो सही दी है या नहीं, कहीं उसकी वजह से तो टारगेट नहीं पूरे हो पा रहे हैं कि वो लोग लड़ ही रहे हैं आपस में अथॉरिटी के पीछे और टारगेट ही नहीं कर रहे हैं पूरे, तो हम फिर उसको ठीक कर पाएंगे। नेक्स्ट इज प्रोसेस।
देखो मैंने ये बताया भी था कि सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है, कंट्रोलिंग करोगे कैसे। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड सेट करोगे। कंट्रोलिंग करने का सबसे पहला है कि बेंचमार्क, टारगेट, ये बताओ कि किसके अगेंस्ट आप परफॉर्मेंस को मेजर करोगे। पहले तो बताओ, जैसे कंपनी ने बोला कि 10,000 शर्ट एक मंथ में प्रोड्यूस करनी है, इसके अगेंस्ट वो परफॉर्मेंस को देखेगा कि हुई है या नहीं, और फिर वो कंट्रोल कर लेगा, मतलब एक्शन लेगा करेक्टिव। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, मतलब टारगेट और बेंचमार्क सेट करते हैं जिसके अगेंस्ट परफॉर्मेंस को क्या किया जाएगा, मेजर किया जाएगा। दूसरा होता है मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर हम क्या करते हैं, जो भी काम हुआ है उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हैं कि एट द एंड ऑफ द मंथ फैक्ट्री रिपोर्ट शो करती है कि 9,000 शर्ट प्रोड्यूस हुई हैं। जैसे अब क्या हुई, अब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस देखेंगे। स्टैंडर्ड तो सेट कर दिया, अभी देखेंगे एक्चुअली में क्या हुआ, कितना एक्चुअल में उसने प्रोड्यूस किया। लाइक एक महीने में उसने 9,000 शर्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। देन हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, मतलब देखेंगे कि एक्चुअल 9,000 हुई है, स्टैंडर्ड कितना सेट किया था 10,000, 1,000 का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। क्यों, ताकि पता लगा पाए कि वो डिफरेंस क्यों आया है। नेक्स्ट इज एनालाइजिंग डेविएशन। फिर जो डेविएशन आया है उसको एनालाइज करेंगे, फाइंड करेंगे रीजन कि उस गैप का रीजन क्या है, बेटा क्यों आया है ये डिफरेंस, ठीक है, क्यों चीज़ें नहीं हो पाई जो हमने कही थी, क्या मशीन टूट गई, क्या वर्कर की कमी है, या क्या रीज़न है। फिर करेक्टिव एक्शन लेंगे, फिर ठीक करने की कोशिश करेंगे। रीज़न पता चल गया, मशीनरी टूटी थी, तो हम स्टेप लेंगे ताकि हम प्रॉब्लम को करेक्ट कर पाएँ और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएँ। जैसे टेम्प्रेरी वर्कर हायर कर लिया, मशीन की सर्विस करा दिया, जिससे नेक्स्ट मंथ वो टारगेट पूरा हो जाए। अभी नहीं हुआ तो नेक्स्ट मंथ तो हो ही जाए ना, ठीक है। तो ये हमारा तरीका होता है, ठीक है। करेक्टिव एक्शन लेंगे अगर ज़रूरत पड़ रही है तो, ठीक है। तो समझ में आया आपको कि क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है बेटा। सबसे पहले क्या करना है आपने, सबसे पहले मैम स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि बता देंगे कि क्या है। जैसे आपका एग्जाम है ना, तो आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि यार मेरे को पासिंग मार्क्स ले आने हैं। बहुत बच्चे हैं मेरे जो पासिंग मार्क्स पे फोकस नहीं कर रहे, वो किस पे फोकस कर रहे हैं, मैम मेरे को तो टॉप करना है, मुझे तो 100 में 90 चाहिए, 90 अबव चाहिए, है ना। तो आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड सेट कर लिया, मतलब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट कर ली कि ये होना चाहिए। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कहो बेटा, या टारगेट कहो, या बेंचमार्क कह लो, ठीक है, कि ये मैंने सेट कर लिया कि ये ऐसे ऐसे होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लिया, 10,000 यूनिट क्या होनी है, प्रोड्यूस होनी है। फिर क्या किया, जब स्टैंडर्ड सेट कर लिया, फिर क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि एक्चुअल में परफॉर्मेंस क्या हुई है। क्या करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे या इवेल्युएट करेंगे कि एक्चुअल में परफॉर्मेंस क्या हुई है। मैंने देखा कि 8,000 यूनिट बनी है, ठीक। आप क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि ये होना चाहिए, आप देखा कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हुई है, उसको इवैल्यूएट करिए, एक्चुअल परफॉर्मेंस ये हुई है। आप क्या किया, अब हमने देखा कि क्या इन लोगों में कोई डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस है तो हम क्या करें, इनको कंपेयर करेंगे। डिफरेंस तो तभी पता चलेगा जब हम कंपेयर करेंगे, आपके नंबर और जो आने थे जब कंपेयर करो तभी तो पता चलेगा कि उतने ही आए हैं कि डिफरेंस आया है, ठीक। तो कंपेयर करेंगे, जैसे आपने सोचा ना मैं 100 लाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है टीचर्स नहीं देंगे। 100 में मान लो 95 सोचा है आपने, ठीक, आया कितना, थोड़ा सा कष्ट ले लो बेटा, मैं थोड़ा सा कम बोल रही हूँ, 90 आए, 5 नहीं आ पाए, ठीक। एक्चुअल कितना आया 90। अब हम कंपेयर करेंगे, आना कितना था, आया कितना, कंपेयर करा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम कंपेयर कर लेंगे तो हम देखेंगे डिफरेंस का रीजन क्या है, क्यों रीजन क्यों नहीं आया। मैम आउट ऑफ सिलेबस एक क्वेश्चन आ गया तो उसका नंबर बाद में मिलेगा, ठीक, इसलिए नहीं, बाद में मिलेगा तो फिर क्यों नहीं आया, रिजल्ट तो आ गया ना इसलिए नहीं आया क्योंकि वो चैप्टर छोड़ दिया था, उससे क्वेश्चन आ गया मैम, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, हमने डिफरेंस को देखा, रीजन समझा, फिर क्या किया, जब रीजन समझ में आया तो हमने क्या किया, करेक्टिव एक्शन लिया, ठीक करेंगे मैम, अगली बार से ये गलती नहीं होगी, कुछ भी नहीं छोड़ के जाएंगे, सब करके जाएंगे, उस बार टारगेट पूरा होगा, ठीक है। समझ में आया, क्या कर रहे हो, परफॉर्म स्टैंडर्ड सेट किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया, कंपेयर किया, डिफरेंस देखा, डिफरेंस का रीजन समझा, फिर करेक्टिव एक्शन लिया, ठीक, समझ के हो गए। अभी आते हैं कि फीचर्स क्या है, इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम। एक अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन का कहेंगे कंट्रोलिंग सिस्टम तगड़ा है, वो किस बेसिस पे कहेंगे, क्यों, हम कब कहेंगे कि ये जो कंट्रोलिंग सिस्टम कंपनी में है, ऑर्गेनाइजेशन में है, वो तगड़ा है, कब कहेंगे, कब कहेंगे इफेक्टिव है, कुछ फीचर्स हैं उसके बेसिस पे कहेंगे कि बढ़िया है या नहीं। पहला है सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, भाई कंट्रोलिंग सिस्टम ऐसा रखो जो इजी हो एम्प्लॉयज़ को समझने के लिए और फॉलो करने के लिए। आपने टारगेट सेट किया, यूनिट पे सेट कर रहे हो,
समझ पा रहे हैं? अच्छा 10,000 बनानी है, उनको अंडरस्टैंडेबल भी है और उनके लिए सिंपल भी है, उसको फॉलो करना है कि ठीक है हम बनाएंगे 10,000। तो क्या है, सिंपल अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव एंड मेजरेबल होना चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड क्लियर बताओ कि ये है 10,000 बनाना है, इतने टाइम में बनाना है और इसके हिसाब से मेजर करेंगे कि 10,000 यूनिट है या नहीं, मतलब क्लियर हो, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो। दूसरा फ्लेक्सिबल हो, मतलब जो भी कंट्रोलिंग सिस्टम है ठीक है वो चेंज भी हो जाए, इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी और पॉलिसी बदली है तो उस हिसाब से बदल भी पाए। अगर इफ ऑनलाइन सेल इंक्रीज, कंट्रोल सिस्टम शुड ट्रैक वेबसाइट ट्रैफिक नॉट ओनली ऑफलाइन सेल। मान लो आपकी ऑनलाइन सेल भी इंक्रीज हुई, टारगेट दिया था आपने सेल्स का, उससे आपकी ऑनलाइन सेल्स भी इंक्रीज हुई, तो ऐसा नहीं है कि कंट्रोलिंग बोले कि हमसे ऑफलाइन सेल्स ही मतलब रखेंगे, नहीं, तो उस हिसाब से फिर चेंज करो ना। ऑनलाइन अगर बढ़ रही है तो उसको भी देखो कि वो कितनी बढ़ी, फिर हम कलेक्टिवली देख सकते हैं कि सेल्स टारगेट पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक, तो कंट्रोल सिस्टम शुड ट्रैक ट्रैफिक वेबसाइट ऑल्सो, तो एज पर द टेक्नोलॉजी आपको उसको भी उसके हिसाब से भी अपनी चीज़ों को क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा। नेक्स्ट इज टाइमली, जो इन्फॉर्मेशन है डेविएशन के हिसाब से शुड कम ऑन टाइम इफ करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन, मतलब डिफरेंस आ रहा है तो इसलिए बहुत सही रहता है कि आप टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करते रहो। अगर आपको लग रहा है अभी डिफरेंस आ रहा है तो अभी एक्शन लेके उसको ठीक कर लो। एट द एंड मान लो बैठ के सोचोगे कि डिफरेंस आ रहा है तो फिर चीज़ें नहीं सही कर पाओगे, या करोगे तो नेक्स्ट बार उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो इससे अच्छा कि मैनेजर टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करता रहे, एक मंथ का टारगेट तो हर हफ्ते इवैल्यूएट करता रहे कि पूरा हो रहा नहीं हो रहा, एस्टिमेट लगा ले हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और फिर अगर लगता है कोई कमी है तो ठीक करे। इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब जो भी कंट्रोल आप यूज कर रहे हो, सिस्टम आपने लगा रखा है मॉनिटर करने के लिए, वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि उसका बेनिफिट से ज़्यादा उसकी कॉस्ट ही आ रही है। जैसे स्मॉल शॉप शुड नॉट यूज़ वेरी एक्सपेंसिव मॉनिटरिंग सिस्टम, मान लो अपने कैमरे वगैरह लगा रखे हैं मॉनिटर करने के लिए, तो बहुत बड़ा सिस्टम इंस्टॉल करके रखा है, तो उसमें आपने बहुत पैसा लगा दिया चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए, तो मान लो कि इसकी कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है और तब बेनिफिट आपको उससे मिल नहीं रहा है, तो फिर वो बेवकूफ़ी होगी। नेक्स्ट इज फोकस ऑन की एरिया, कंट्रोल ऐसा लगाओ जो क्रिटिकल पॉइंट पे फोकस करे, अननेसेसरी डिटेल्स को मत बताए कि ये ऐसे ऐसे हुआ वर्कर इतना टाइम पे, ये वो मत बताए, पूरा हुआ नहीं हुआ ये बताए। करेक्टिव एक्शन ओरिएंटेड, कंट्रोल इफेक्टिव तभी होगा जब आपको वो प्रॉब्लम बताएगा और उसका सोल्यूशन बताएगा, सिर्फ यही नहीं बताएगा कि सेल्स ड्रॉप हुई है, वो ये भी बताएगा सिस्टम कि सेल्स ड्रॉप हुई है तो क्यों हुई है। सिस्टम शुड ऑल्सो गाइड वेदर टू इंक्रीज एड, वो ये भी बताए कि एड बढ़ा दो, प्राइस घटा दो, इस वजह से तुम्हारी सेल्स ड्रॉप हो रही है, मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाया जो पूरा एनालिटिक्स दे रहा है कि सेल्स ड्रॉप हुई है तो क्यों ड्रॉप हुई है, एड्स उतने नहीं देखे कस्टमर ने, ठीक है, प्राइस आपने बहुत हाइप कर रखा है इसलिए कस्टमर दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच कर रहे हैं, ठीक है, वो क्यों हो रहा है वो एक रीज़न भी बताए और रीज़न के साथ साथ सोल्यूशन भी हमें सजेस्ट करे, तो ऐसा कंट्रोलिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट इज मोटिवेटिंग, कंट्रोल जैसा भी हो आपका वो फेयर हो और इनकरेज करे एम्प्लॉय को कि वो बेटर परफॉर्म करे, ठीक है। ट्रांसपेरेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल लिंक टू प्रमोशन इंसेंटिव, जो भी कंट्रोल हो वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो, वो दिखाए, एम्प्लॉयज़ भी देख पाएँ कि मेरी परफॉर्मेंस जो है पर एम्प्लॉय इतनी इतनी जा रही है, उसने इतना यूनिट किया इतना यूनिट किया, सबको अपना दिख रहा हो कि परफॉर्मेंस मान लो दिख रही है कि इतना इतना किया है, और उस हिसाब से सबको समझ में आ रहा है कि हम अपने टारगेट के हिसाब से पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कर पा रहे हैं हो भी रहा है तो हमें उसका रिवॉर्ड भी मिले। तो ऐसा हमें सिस्टम बनाना है जो लोगों को दिखे और वो उस हिसाब से काम कर पाए। नेक्स्ट आता है टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल की कौन कौन सी टेक्निक्स है, मतलब किस किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो, तो बहुत सारे तरीके हैं जो मैनेजर यूज़ करता है, ठीक है, ये इंश्योर करने के लिए कि एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान परफॉर्मेंस के हिसाब से, मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के इक्वल हो, ये इंश्योर करने के लिए बहुत सारे मेथड यूज़ करता है चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। ये टेक्निक हेल्प करती है हमें कि हम डेविएशन पता लगा लें कि क्यों स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के हिसाब से एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं है, और एक्शन ले ताकि हम गोल्स को अचीव कर पाए। तो कंट्रोल टेक्निक्स आप कब यूज़ करते हो, जैसे आपकी मम्मा ने देखा कि आप बाहर खेलने चले गए हो तो उसने तुरंत कॉल करके आपको बुला लिया और कहा कि झालर लगा के जाओ, ये आपको काम कहा गया था, तो क्या हुआ, आपने देखा डेविएशन क्या है, ये फ़र्क आएगा और आपने तुरंत एक्शन लिया। तो मतलब मैथड तरीके क्या यूज़ करोगे आप चीज़ों को ठीक करने के लिए, वो कमियों को ठीक करने के लिए, वही होता है आपका टेक्निक्स।
फर्म के केस में अलग है, ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग मेथड यूज़ करती हैं। अगर कोई डिफरेंस आया है, मतलब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस के हिसाब की नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए अलग अलग तरीके या मेथड यूज़ करती है। बेसिकली मैथ कंट्रोलिंग सिस्टम बेसिकली किससे आप कंट्रोल कर पाओगे, कैसे आप कंट्रोल करोगे, ठीक, कौन कौन से तरीके हैं कंट्रोल करने के। पहला है बजटरी कंट्रोल। मैनेजर जैसे बजट बना देता है, फाइनेंशियल टारगेट सेट कर देता है हर डिपार्टमेंट के लिए, कितना खर्चा करना है, इतना पैसा है, वो उसने क्या किया, बजट सेट कर दिया। फिर वो देखेगा कि क्या हर डिपार्टमेंट अपने बजट के हिसाब से चीज़ें कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर डेविएशन है तो उसको वो पता लगाएगा और एक्शन लेगा उसको ठीक करने के लिए। जैसे कंपनी ने सेट कर दिया कि 1 लाख का बजट है मार्केटिंग का, बट वो देख रही है कि मार्केटिंग 1.2 लाख स्पेंड कर रहा है। मैनेजर देखेगा कि क्यों ओवर स्पेंडिंग हो रही है, क्या उसको समझ में नहीं आ रहा मैथड, वो गलत एड्स पे रन कर दिया था, फिर उसने उस नए सही ऐड पे रन किया इसलिए उसका कॉस्ट बढ़ा है, या क्या रीज़न है वो किस किस को ज़्यादा पे करे दे रहा है या पैसा अपनी जेब में रख रहा है। तो बजटरी कंट्रोल क्या है, एक तरीका है चीज़ों को ठीक करने का। इसमें क्या होता है, बजट से रिलेटेड है बेसिकली, कि मैनेजर बजट सेट कर देता है और वो देखता है कि बजट के हिसाब से चीज़ें हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या जो खर्चा कर रहे हैं डिपार्टमेंट वो बजट जो सेट किया था उस हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो ठीक है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो हम एक्शन लेंगे। नेक्स्ट जो है आपका वो है स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल टूल पढ़े होंगे आपने, क्या होते हैं, जिससे कि मीन, मीडियन, मोड, एवरेज निकालना, परसेंटेज निकालना, ट्रेंड को एनालाइज करना कि पहले पास्ट ईयर ये परफॉर्मेंस थी अभी ये हो रही है, ये सब यूज़ करता है ये कंपेयर करने के लिए पहले क्या था और आज क्या हो रहा है। जैसे सेल्स बढ़ी है, ट्रेल का ट्रेंड जो है वो गिरा है, ये इंडिकेट करता है कि मार्केटिंग हमने बदली है। मान लो पहले साल हमने मार्केटिंग में एड्स रन किए थे और डोर टू डोर सेलिंग कराई थी, अब की बात सिर्फ एड रन करे, डोर टू डोर सेलिंग नहीं कराई। इससे हम ये एनालाइज कर पा रहे हैं कि उधर तो ज़्यादा थी और इधर कम है, तो इसके बेसिस पे हम कंपेयर करके डिफरेंस पता कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं कि चलो डोर टू डोर पे स्विच करते हैं। तो स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस बेसिकली जब आप स्टैटिस्टिकल टूल को यूज़ करके देखते हो, परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हो और एक्शन लेते हो। नेक्स्ट इज इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट मतलब क्या, जो ऑडिटर होते हैं उनको बुलाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को स्टडी करिए, देखिए कहाँ फ़र्क मतलब सही है या नहीं, ठीक है। ऑडिटर क्या करता है, रीजनेबल एश्योरेंस देता है, बताता है कि हाँ जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो आपने इस काउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाई है और सही है, चीज़ें सही है, प्रॉफिट जो आप दिखा रहे हैं वो सही आ रहा है, इतना ही बन रहा है, तो मतलब वो बता देगा कि सही है कि नहीं सही है। अगर वो बता रहे नहीं, जो आपके रिपोर्ट्स में है वो गलत है और परफॉर्मेंस जो हम सबूत अबूत खट्टा की एविडेंस खट्टा की उस हिसाब से चीज़ें उतनी नहीं है, तो फिर क्या करेगी, उसको पता चल जाएगा कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, कौन गड़बड़ कर रहा है, फिर वो एक्शन लेके उसको ठीक करेगा। तो कॉन्टिन्यूस एंड इंडिपेंडेंट चेकिंग ऑफ रिकॉर्ड एंश्योर एक्यूरेसी एंड प्रिवेंट फ्रॉड, ठीक है। इंटरनल ऑडिटर देखता रहता है अकाउंट को, पैसा कहाँ आया, पैसा कहाँ गया, कौन कितना फंड यूज़ कर रहा है, और अगर कोई मिसयूज़ कर रहा है और गलत दिखा रहा है, 10,000 का सामान आया लेकिन उससे 20,000 चढ़ा रखा है, माल 10,000 का रखा है, तो उसको पता चल गया डिफरेंस है, तो फिर वो क्या करेगा, एक्शन लेगा उसके खिलाफ कि ये घपला क्यों हो रहा है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजर साथ में टारगेट सेट कर लेते हैं, गोल सेट कर लेते हैं, ये करना है, और उसके बाद देखते हैं कि क्या वो परफॉर्मेंस उस गोल के हिसाब से हुई है या नहीं। जैसे सेल्स मैनेजर ने टारगेट सेट कर दिया कि सेल को 3% इंक्रीज करना है 10% इंक्रीज करना है 3 महीने में, तो दोनों बैठ के देखेंगे कि भाई 10% इंक्रीज हुई है 3 महीने में नहीं हुई है, ठीक। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मतलब इम्प्लॉयज तो मैनेजर साथ में बैठ के डिस्कस करके गोल से टारगेट सेट करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या वो गोल और टारगेट पूरा हुआ है नहीं हुआ है, हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ है तो एक्शन लेके ठीक करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक तरीका है कंट्रोलिंग का, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में डिवाइड कर देते हैं, लाइक कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर प्रॉफिट वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कॉस्ट सही रहे, तो हर मैनेजर अकाउंटेबल रहेगा अपने अपने एरिया की परफॉर्मेंस के लिए कि प्रॉफिट सेंटर क्या सही से प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है नहीं कर रहा है, कॉस्ट सेंटर क्या सही से कॉस्ट की कंट्रोलिंग वगैरह सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर है, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंट्रोलिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, तो क्या प्रोडक्शन कॉस्ट जो स्टैंडर्ड के हिसाब से सेट की थी वो उतनी आई है कि नहीं आई है। ऐसा तो नहीं कि प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आ गई है, ज़्यादा आ गई तो भाई प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ेगी तो हमें नुकसान भी होगा। तो हम क्या करते हैं, हर डिपार्टमेंट को उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें कि आपका काम ये कंट्रोल करना, आपका काम ये देखना है, आपका काम वो देखना है। फिर हम देखेंगे कि क्या स्टैंडर्ड के हिसाब से ये लोग अपने अपने सेंटर को, डिपार्टमेंट को सही से रन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो मुझसे पूछेंगे कि क्या रीज़न है भाई क्यों नहीं कर पा रहे हो, और एक्शन लेंगे। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन
प्रोवाइड होती है, मतलब सारा डेटा जो है कंपनी का वो रहता है इसमें, प्रोडक्शन का, सेल्स का, मार्केट सबका, जिससे हमें कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई डिसीजन लेने के लिए कि हमें डेटा चाहिए लास्ट ईयर सेल्स का, तो हमें तुरंत मिल जाएगा यहाँ से। तो MIS रिपोर्ट में शो डिक्लाइनिंग प्रोडक्ट सेल, तो ये सब कुछ दिखाएगा आपको, किस जैसे दिखा रहा है कि प्रोडक्ट की सेल उससे साल से गिरी हुई है, तो हम पता लगाएंगे कि क्यों गिरी हुई है, क्या एक्शन है जो हम लें। ठीक है, तो सारा डेटा ये प्रोवाइड कर देता है, उस डेटा के बेसिस पे हम कंपेयर कर सकते हैं और चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, तो ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट इज नेटवर्क एनालिसिस, PERT एंड CPM। ये क्या है? ये एक मेथड है जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग, मॉल बन रहा है, रोड बन रही है, फैक्ट्री बन रही है, उसको देखने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ये हम तरीका यूज़ करते हैं। ये हेल्प करता है मैनेजर को वो देखे कि कौन सा टास्क होना चाहिए, मतलब ये हेल्प करता है मैनेजर को टू सी विच टास्क मस्ट बी डन फर्स्ट एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक। हम डिसाइड कर लेंगे कौन सा प्रोजेक्ट, जैसे मॉल बन रहा है तो क्या चीज़ सबसे पहले बननी है और कितना टाइम उसमें लगना होगा, हमने सब डिसाइड कर दिया, फिर हम इसी के बेसिस पे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ये किसके लिए होता है? बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। बेसिकली ये जो मेथड यूज़ करते हैं वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैनेजर देखता है कि टास्क जो है वो जो हमने डिफाइन किया कि ये पहले होगा, ये पहले होगा, वो उस हिसाब से हो और उतना ही टाइम ले जितना हमने कहा है। तो PERT का बेसिक फोकस किस में होता है? PERT देखो, ये आप लोग इतना डिटेल में मत जाओ, अभी सिंपल पढ़ के जाओ, ठीक है, कि PERT क्या होता है। ये फोकस करता है टाइम पे कि कितना प्रोजेक्ट को टाइम लगेगा, PERT फोकस करता है टाइम पे कि कितना फोकस टाइम पे लगेगा, और CPM फोकस करता है टाइम और कॉस्ट दोनों पे। ये याद रखना कि PERT जो है, PERT फोकस करेगा टाइम पे कि प्रोजेक्ट को बनाने में कितना समय लगा, जो समय कहा था उतना लगा कि नहीं लगा, नहीं लगा तो एक्शन लेंगे। CPM फोकस करता है टाइम पे कि जो टाइम कहा था उतना लगा कि नहीं लगा, और कॉस्ट पे भी कि जो कॉस्ट कही थी कितनी आनी चाहिए वो हुई है कि नहीं, अगर हुई है तो ठीक है, वरना एक्शन लेंगे। तो नेटवर्क एनालिसिस के थ्रू हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट को कंट्रोल करते हैं, वहाँ पे हम टाइमिंग और टास्क सेट कर देते हैं और देखते हैं कि जो कहा था वो हुआ या नहीं, ठीक है, जिस हिसाब से कहा था वो हुआ या नहीं, कितना टाइम लगा, कितनी कॉस्ट लगी, ये सब कंपेयर करते हैं। तो PERT में हम फोकस करते हैं कि जो टाइम कहा था उतना टाइम में पूरा हुआ, जैसे 3 महीने का था, 3 महीने में हुआ या नहीं वो काम। और CPM कॉस्ट पे भी देखेगा और टाइम पे भी देखेगा कि जो टाइम का था वो तो हुआ कि नहीं, और ऊपर से कॉस्ट, कि कॉस्ट तो नहीं ज़्यादा आ गई, जो तो कॉस्ट आनी थी उतनी तो आई कि नहीं आई, ठीक है, और ज़्यादा आई तो क्यों आई। तो बेटा ये सब क्या है? मेथड है, तरीके हैं कंट्रोलिंग के, अलग अलग चीज़ को कंट्रोल करने। बजटरी कंट्रोल बेसिकली बजट को कंट्रोल करेगा कि जो पैसा कहा था जितना खर्च होना उतना डिपार्टमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल टूल बेसिकली पास्ट और प्रेजेंट की परफॉर्मेंस को देखेगा कि पास्ट में जो परफॉर्मेंस हुई, अभी जो हुई है, क्या डिफरेंस है तो पता लगाएंगे क्यों है डिफरेंस, ठीक करेंगे। इंटरनल ऑडिटर बेसिकली सब ऑडिट करता है कि जो आपका स्टेटमेंट शो कर रही है कितना प्रॉफिट, इतना लॉस, इतनी सेल्स, इतना प्रोडक्शन हुआ है, इतना रखा हुआ है, इतना स्टॉक है, क्या वो सही में एक्चुअली में उतना एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या लोग घपले कर रहे हैं, तो हम ठीक करेंगे। मैनेजर बाय ऑब्जेक्टिव, जहाँ मैनेजर और एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि ये ऐसे गोल अचीव होने हैं, फिर देखते हैं एक्चुअली में हुए कि नहीं हुए गोल जो सेट किए गए थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट को, देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने उस हिसाब से पूरी की है कि नहीं। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, जो हमें सारे डेटा देता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, टाइमली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है। तो हम देख लेते हैं कि जो चीज़ें चल रही हैं इस समय क्या वो सही जा रही है टारगेट के हिसाब से या नहीं। नेटवर्क एनालिसिस मैंने कहा बिग प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है। सो ये था आपका चैप्टर जो हमने डिस्कस किया। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं। ये यूनिट यहाँ से ख़त्म है। कोई भी एडिशनल टॉपिक हो तो सजेस्ट करना, आई विल मेक वीडियो ऑन डैट। और MCQ की चिंता मत करो, मैं MCQ पे वीडियोस लाने वाली हूँ आपके लिए, इसके भी MCQ वगैरह करा दूंगी। अभी मैं BO पे और बिजनेस कम्युनिकेशन पे स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करो। थैंक यू।